हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 फटाफट रिवीजन पार्ट 3 को लेकर। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कॉपी में डिनोट करते चलिएगा। क्योंकि ये सीरीज़ आपको पता है कि जून में इसकी परीक्षा होने वाली है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सिर्फ रिवीजन के अलावा हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। पर जब तक का समय है, आप एनसीईआरटी अगर आप 6 to 8 में दे रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बाकायदा आप लाइन टू लाइन एकदम पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड करिए, पर डे रीड करिए। हर चैप्टर जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने लगते हैं तो हर चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो परीक्षा में लगते हैं कि बहुत ही अननोन टाइप से हैं कि कहाँ से पढ़ा हुआ है। नहीं, वो जब आप बुक रीड किए होते हैं तो आपको सारे प्रश्न जो हैं उसी परीक्षा से उसी बुक से पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेशन पसंद आए, मेरा नोट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बादशाह कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति में। तो नेपोलियन बोनापार्ट की बात हम करते हैं तो फ्रांस का बादशाह बनता है 1804 से 1815 में। ठीक है, ये जो समय होता है वो आपको पता है कि 1815 में होता है वाटरलू का युद्ध, और वाटरलू के युद्ध के बाद से इसे प्राग और प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस और ये सारी कंट्री मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराती हैं और अंततः नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से क्या होता है, हट जाता है। फिर आता है समय आपका डायरेक्टरी के शासन से पहले आपका रॉबस्पियर का समय आता है, फिर डायरेक्टरी का शासन आता है। उसके बाद आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम आता है। उससे पहले इन लोगों का शासन, डायरेक्टरी का शासन होता है, रॉबस्पियर का शासन होता है, लुई 16 का शासन होता है, लुई 14 का शासन होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बता देते हैं कि जब आपको पता होता है कि डायरेक्टरी का शासन समाप्त होता है, डायरेक्टरी के शासन के बाद डायरेक्टरी का शासन लोग इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उसमें जो होते हैं 5 लोग होते हैं। फिर किस तरीके से कार्य किया जाए, किस तरीके से प्रशासन का प्रभार हो, इस बात को लेकर ये शासन भी बहुत समय तक नहीं चलता है। उसके बाद उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कोड दिया था जिसे नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जानते हैं। इसने बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो निम्न वर्ग के या जो उस समय जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोगों का जो शोषण हो रहा था उनको ध्यान में रखते हुए उसने कुछ चीज़ों को पहले तो बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे आनुवांशिक पद को उसने पहले सेना में आनुवांशिक पद जो होते थे या किसी अधिकारी में जो आनुवांशिक पद, सबको समाप्त कर दिया। समानता का कार्य किया और ऐसे बहुत से करों को कम किया और कुछ करों को माफ कर दिया। तो इस तरीके से उसने जो सिविल कोड बनाया था वो लोगों को पसंद आ रहे थे और लोगों को यह अपेक्षा हो रही थी कि नेपोलियन बोनापार्ट उनकी स्थिति को क्या करेगा, बेहतर कर देगा। परंतु ये कुछ टर्म्स को छोड़ दिया जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट का प्रशासन या उसके कार्य करने का तरीका लोगों को और पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए फ्रांस में आपको पता है कि क्रांति होनी तय थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बादशाह कब बना? तो 1804 से 1815 के बीच में होता है। वियना समझौता सम्मेलन होता है 1815 में, और वियना जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी और वहीं पर होता है प्रशा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिल करके ये जो है ये वियना शांति समझौता होता है, जिसमें जो है कई ऐसी शर्तें दी जाती हैं जिसको फ्रांस को क्या होता है, मानना होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न चूंकि परीक्षा में आप देख सकते हैं बीपीएससी का 3 बार परीक्षा हो चुकी है जिसमें तीसरी परीक्षा रद्द की गई है, परंतु आप जब भी पेपर उठा के देखिए उसमें ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। ध्यान रखिएगा बहुत। हम एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिस पर रोक जो है रिपन द्वारा, लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो लिटन ने इसे लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था जिसे लॉर्ड लिटन ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस संपादन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इस अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पढ़ते हैं तो हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसे 1878 में लिटन द्वारा लागू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष थे। और उस समय क्या होता था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगता है और यह बताता है कि जो भी क्रांतिकारी विचारधारा
को दिखाते हुए कोई भी पत्रिका अगर क्रांतिकारी विचारों को उग्र करेगी या फैलाएगी या लोगों तक इसकी बात को पहुंचाएगी, उस पत्रिका के संपादन को रोक दिया जाएगा, उसके संपादक की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उस जो संपादन का प्रोसेस है उसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। उस एक्ट के माध्यम से ये चीज़ें तय हुई थी। और इसके अलावा जो पत्रिका छपती थी वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं छप सकती थी और उसके लिए माध्यम क्या था, सिर्फ अंग्रेजी था। लेकिन लोगों में, लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे या लोग कम जानकार लोग थे, इंग्लिश की जानकारी नहीं होती थी, अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़े हुए होते, अंग्रेजी उन्हें नहीं समझ में आती थी, इसलिए क्रांतिकारी भावना उच्च हो। आपको पता है कि उस समय जो था वो क्रांतिकारी विचारधारा से पूरा ओतप्रोत था। तो लोगों को क्षेत्रीय भाषा में पत्रिकाओं को पढ़ना क्या होता था, आसान होता था, लोगों को सूचनाओं पहुंचने में भी आसानी होती थी, इसलिए इस प्रेस का पूरी तरीके से विरोध किया गया। इसके अलावा ये जो पत्रिका आती है वो सोम प्रकाश के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए आती है। अब इस पत्रिका, आपको पता है कि रातों रात इन्होंने अपनी पत्रिका का जो भाषा थी उसे चेंज कर दिया था, यानी बंगाली से क्या बना दिया था, अंग्रेजी बना दिया गया था। इसलिए ये पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रातों रात किस पत्रिका ने अपना प्रकाशन करने के साथ साथ अपनी भाषा को चेंज कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये है, ध्यान रखिएगा, ये संपादक के साथ साथ जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जैसे आप 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, कौन लाया, लीटन लाए, क्यों लाए थे, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषा में पत्रिका छपती थी, इन्हें क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, उन्हें स्वीकार्य नहीं होता था, यानी प्रकाशन उनको क्या कर दिया जाता था, रद्द कर दिया जाता था। इस एक्ट के माध्यम से प्रकाशन को, संपादन को और संपादक को सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और इसे रोका किसने था, लॉर्ड रिपन द्वारा इसे रोक लगाई गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय। जब हम संसाधन के बारे में पढ़ते हैं क्लास 9th में, तो संसाधन में एक चैप्टर पूरा संसाधन के बारे में दिया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके के संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानव के द्वारा पुनर्उपयोगी नहीं हो पाएंगे और न पुनर्जीवित होंगे, न उनका उपयोग किया जा सकेगा, न उनका पुनर्निर्माण किया जा सकेगा। इसलिए कुछ संसाधनों को ये बताया गया है कि मानव के द्वारा उसका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में किया जाए। जैसे हम कोयला की बात करते हैं, आपको पता है कि कुछ संसाधन ऐसे अनवीकरणीय का मतलब जिसका हम नवीकरण नहीं कर सकते, जिसको हम पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। यानी अगर एक बार ये संसाधन खत्म हो गए, जैसे लौह अयस्क के बारे में पढ़ते हैं, लौह अयस्क एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में या तो ये बनेगा नहीं, और बनेगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपको पता है कि लौह अयस्क आज के समय में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करा। अगर इसकी प्राप्ति या इसका जो है निम्नीकरण होने लगा, इसकी खोज नहीं हो पाई, इसका जितना प्रयोग होना चाहिए उससे ज़्यादा दुरुपयोग इसका होने लगा, तो इसका शॉर्टेज हो जाएगा और इसकी शॉर्टेज होने के बाद से इसका नवीकरण यानी हम पुनर्निर्मित नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष के बाद कब लोकतंत्र की स्थापना हुई, ये भी क्लास 8th का चैप्टर है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना होती है 1990 में। इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है कि बीपीएससी 3.0 में जो पॉलिटी का पेपर था उसमें लोकतंत्र से कम 20 क्वेश्चन आए हुए थे। 15 से 20 क्वेश्चन आए थे सिर्फ लोकतंत्र से। लोकतंत्र की विशेषता से, किसे कहते हैं, कब लागू हुआ, ये सारी चीजें उसमें दी हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में जब हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि लोकतंत्र की स्थापना होती है 1990 में। पहले तो आप लोकतंत्र को जानते हैं कि लोगों द्वारा शासन, ये लोगों, जब अपने जो लोग होते हैं वो अपने द्वारा शासन के प्रशासन को चलाने के लिए अपने में से किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधि आगे चल के इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लोकतंत्र कहते हैं। जब आपको पता है कि राजतंत्र होता है तो राजतंत्र पूरी तरीके से क्या हो जाता है, तो पूरी तरीके से तानाशाह हो जाता है, तानाशाही शासन उसे कहने लगते हैं। तो नेपाल में उस समय क्या होता है कि जन संघर्ष के बाद 1990 में लोकतंत्र की स्थापना होती है। 12 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 में क्या हुआ, राजा ज्ञानेंद्र आते हैं और राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादी संगठनों के साथ मिलकर 12 सूत्री कार्यक्रम पर हस्ताक्षर कर दिए। लोगों को ये उम्मीद हो गई कि ये कार्य क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन फिर 2002 के बाद से इन्होंने देखा कि लोकतंत्र सीधे बदल गया राजतंत्र में, यानी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गई और उस व्यक्ति ने सत्ता का दुरुपयोग करना। तो 2002 के बाद से फिर 4 वर्ष यानी 2006 में वापस से राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता को पलटा गया और अब ये पलट करके 2007 में आप पढ़ते हैं तो स्टार्ट ही यहीं से होता है कि नेपाल में 2007 में नया संविधान सभा का गठन किया गया। यानी संविधान क्योंकि वहां बना हुआ था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, तो नए संविधान की जरूरत इसीलिए पड़ी कि वहां पर अब राजतंत्र हो गया था और लोगों को क्या चाहिए था, लोकतंत्र चाहिए था। यानी लोगों के द्वारा
निर्वाचित लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व जो है उनका प्रतिनिधित्व करे, ये चीजें थी। तो अंतरिम सरकार का गठन संविधान कब बनता है? तो 2007 में बनता है। लेकिन लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना 1990 में होती है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी मांग में अधिकृत किया या नीति में शामिल किया? तो 1934 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन या संविधान का निर्माण हो, ऐसा सुझाव सबसे पहले किसके दिमाग में आया, किसने? तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो एक तरीके का पूरा संविधान का प्रारूप था। और आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है आप इस चीज़ को पहले एकदम अच्छे से समझिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद से होता है 1921 में, आपको पता है कि CR दास के नेतृत्व में कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है गया में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब 22 में, माफ करें, गया में 22 में होता है अधिवेशन। अब जब 22 में अधिवेशन होता है तो CR दास जो होते हैं और चित्तरंजन दास मिलकर, मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टी का गठन करते हैं जिसे हम स्वराज पार्टी का नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी स्वराज पार्टी ने आगे चलकर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। और असल में वो संविधान का ही पहला प्रारूप था। तो अगर आपसे सबसे पहले पूछे कि सबसे पहला संविधान का प्रारूप का क्या कब बना, तो ध्यान रखिएगा वो था नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, यंग इटली और यंग यूरोप का नामक संगठन का स्थापना किसने की थी? तो मैजिनी ने की थी। यंग इटली यंग यूरोप नामक संगठन या नामक जो संगठन था, इसकी स्थापना की थी मैजिनी ने। इसी को मैजिनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपको पता है कि 1934 के बाद से और 1946 में 23 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो 3 लोग उसके साथ होते हैं, जिसमें पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों होते हैं। और इन तीनों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आता है। यद्यपि कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। अब संविधान सभा, हमारा पता है कि संविधान पूर्ण रूप से बनके कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 को। और ये ध्यान रखिएगा 1949 को। और इस कैबिनेट मिशन आता है 1946 को। यानी 3 वर्ष पूरा लगा आपको पूरी तरीके से संविधान बनने में। तो संविधान में कई चीज़ों का क्या किया गया, प्रारूपों को चेंज किया गया। कुछ को तो बिल्कुल 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हूबहू लिया गया। कुछ अनुच्छेदों को भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू ले लिया गया 90%। और कुछ को बिल्कुल उस तत्कालीन जो प्रारूप था उसके आधार पर बनाया गया। अब भारतीय संविधान का जो जनक था उन्हें कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन होता है और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी कौन होते हैं, बाबा साहब अंबेडकर होते हैं। और इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है कि इन्होंने बताया कि जो संविधान होगा। अच्छा, संविधान की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि भारतीय संविधान का गठन क्यों किया गया। लोगों का शासन तो हो ही रहा था, लोकतंत्र बन चुका था, तो भारत में संविधान की जरूरत क्यों हुई? कि लोगों के द्वारा जो स्थापित प्रतिनिधित्व जो चुना जाएगा, जो लोगों का ही प्रतिनिधित्व करेगा, यही कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मनमाने ढंग से लोगों की बातों को ना मान के अपने मनमाने ढंग से क्या करने लगे, कार्य करने लगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान एक लिखित दस्तावेज बना और बताया गया कि इस दस्तावेज में लिखित जो भी कानून है वो हर व्यक्ति पर लागू होंगे, चाहे वो कोई भी नेता होगा या कोई एक सामान्य आम नागरिक होगा। इसीलिए इस लिखित दस्तावेज के माध्यम से दिए गए कानूनों का प्रारूप बनाते हुए संविधान सभा का गठन किया गया और इसका जनक कहा जाता है बाबा साहब अंबेडकर को। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, विधायिका जो होती है वो क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका उस कानून को क्या करती है, फॉलो करवाती है, कानून बनाती है, कानून बनाने को उसको फॉलो करवाती है। और न्यायपालिका जजमेंट का कार्य करती है, यानी किसी भी तरीके की कोई गलती होती है तो न्याय देने का कार्य न्यायपालिका को होता है। अब इन तीनों के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये तीनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, अंकुश नहीं। ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों का कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। विधायिका का कार्य अपना अलग होता है, वहीं पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्योंकि इन तीनों के कार्य अलग अलग होते हैं और तीनों का समन्वय क्या होता है, एक। क्योंकि जो व्यक्ति कानून बनाएगा, जो उसे फॉलो करवाएगा और जो न्याय देगा, वो तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे, लेकिन एक दूसरे पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संविधान की अंतरात्मा कही जाती है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। स्टार्टिंग में इनकी संख्या, जब भारत देश आज़ाद होता है, संविधान का निर्माण होता है, उस समय इनकी संख्या होती है 7। बाद में अब वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 6। और 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को, अब उसे कानूनी वैध अधिकार मान दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकारों का हनन होने की वजह से व्यक्ति क्या होता है, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो इसके लिए न्यायपालिका क्या करती है, कार्य करती है। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, न्याय के लिए क्या कर सकता है, न्यायपालिका में जा सकता है। अगर वो स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और केंद्र के स्तर पर है तो केंद्र के स्तर पर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए केंद्र स्तर पर आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, यानी हर राज्य में आप उच्च न्यायालय को पढ़ते हैं, और हर जिले में जिला न्यायालय को पढ़ते हैं। यानी जिला जज जो होता है वो जिला में स्थित, जैसे छोटे मोटे आपके फौजदारी कानून आपने पढ़ा होगा, कुछ जमीन से जुड़े, तो ये सब तहसीलदार के दफ्तर में कार्य हो सकते हैं। ये सारे जमीन से जुड़े विवाद तहसीलदार के दफ्तर में क्या हो सकते हैं, इनकी सुनवाई हो सकती है। तो इस तरीके से हर लेवल पर जो है न्यायपालिका क्या करती है, कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अब आपको पता है कि जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत की अगर हम बात करते हैं तो ये कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत क्या होता है, संविधान पूरी तरीके से लागू किया जाता है, भारत देश को आज़ाद किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक पूछेगा तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950। तो देखिए, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने एनसीईआरटी बेस्ड लिए हुए। आप जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते होंगे उन्हें पता लगता होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आई होप आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होंगी। जो भी चीज़ें क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।